नाज़रीन कराम, इस सेगमेंट में जैसा कि आपको मालूम है कोई मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं या ऑनलाइन होते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब, जो हमारे मुमताज़ तज़िया नगार, दानिश्वर और माहिर सियासियात व मलानियात हैं, वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। पोलिटिकल साइंटिस्ट का यही तर्जमा होता है ना जी? आप पोलिटिकल साइंटिस्ट कर दी जाए तो लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आता, लेकिन हाँ तो हम नहीं जी, हम तो माहिर सियासत क्यों जी, उर्दू में आगे क्यों कमज़ोर कर दे इसको जी? हाँ वैसे आप तो ये भी कह सकते हैं जी कि सियासत का अदना तालिब इल्म हूँ, आप तो इनकसार दिखा सकते हैं। इनकसारी से तो यही कहा जाता है। अच्छा जनाब, क्या सूरत हाल है ये जिक्र ना पार्लियामेंट का, जो आज तो वज़ीर आज़म का केस आना है जी, इनका मूड नज़र आता है जी कि कानून साजी के नए मराकज़ को रजिस्ट करेंगे, यानी कि इन लफ्ज़ों में उन्होंने डिफाइन किया आपने। बहुत सारी गवर्नर खोसा तक ने तो जी चीफ जस्टिस पर एतराज़, अजीब व गरीब सूरत हाल है। अब फैसल रजा आप जी को तो छोड़ें, आप जी गवर्नर कर रहा है, और इस सारी क्या क्या लगता है? BBC का इंटरव्यू, हाँ जी जी, इसी ज़मीन में है जी जी जी, इज़ाज़ हसन का। जी जी। हाँ तो मेरे ख्याल में तो नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की जा रही है। ये ठीक बात है, नैरेटिव की बात ठीक कही आपने। और दूसरी बात यह है कि इतना कन्फ्यूजन फैला दो कि किसी को कुछ समझ ना आए कि कौन सा केस किसके साथ जैसे मुझे नहीं आ रहा था अभी समझ। वही ना, 10 केस चल रहे हैं। हाँ। अब अवामुन नास जो हैं, अच्छा वो कितने क्लोजली एक इशू को या एक केस को वो फॉलो करेंगे? ठीक है, तो उसकी वजह से एक कन्फ्यूजन फैला हुआ है। अब जहाँ तक 1973 का आइन है और उसमें जो कुछ भी दिया हुआ है वो ये है कि एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम उससे मार्ज़ वजूद में आया और उसमें तरमीम करने का तरीक़ाकार जो है वो मौजूद है। 2/3 मेजॉरिटी से आप आइन में तरमीम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट आपको ये बताएंगे कि वहाँ स्वाबदीद तो है पार्लियामेंट की कि वो आइन में 2/3 मेजॉरिटी से तरमीम कर सकती है, लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि क्या वो तरमीम जो है वो आइन की रूह से मुतसादम तो नहीं है, या बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का जिसका बड़ा जिक्र होता है। कोई कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कोई चीज़ नहीं है, दूसरे कहते हैं कि जी आप फंडामेंटल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है ये उसकी स्वाबदीद है कि वो इंटरप्रेट करे कि क्या ये आइनी तरमीम जो है वो आइन के मुताबिक है या आइन से इस बात को जज करने का हक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का। अब ये जो बहस चल रही है कि जी पार्लियामान सुप्रीम है, भाई पार्लियामान सुप्रीम है अपने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में जिसमें वो लेजिस्लेट कर सकती है। जब तक कंकरेंट लिस्ट मौजूद थी आपके यहाँ, अच्छा तब फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो ओवरराइड कर सकती थी सूबों को, लेकिन जब से आपने कंकरेंट लिस्ट हटा दी है तो अब फेडरल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एक है, प्रोविंशियल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एक है। अब जहाँ फेडरल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है वहाँ जो फेडरल लेजिस्लेचर है, अच्छा उसको आइन साजी का हक है, लेकिन वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट सुप्रीम है लेकिन बतारी इतनी सुप्रीम है कि वो उन मामलात पर जो सूबाई हैं लेजिस्लेट नहीं कर सकती। तो ये तो उससे ऊपर के लेजिस्लेट करना चाह रही है। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि ये जो कन्फ्यूजन है क्यों फैलाया जा रहा है। आइन इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है। हिंदुस्तान जो आपके साथ वाली जमहूरी जिसको माना जाता है, 64-65 साल की जिसकी ज़िंदगी है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आइनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन किया। आज एक आर्टिकल बहुत इस बारे में जी है, तो स्ट्राइक डाउन किया है। तो जहाँ भी लिखे हुए आइन होते हैं वहाँ ये मौजूद होता है कि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू की पावर होती है, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं। जैसे अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ भी जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर अमेरिकन कांग्रेस ये चाहे कि जो पहले फंडामेंटल्स हैं 10 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सक्यूज मी, उसके बरक्स कोई कानून बनाती है, अच्छा तो वो उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है। तो इसमें तो कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन जो है वो मुझे तो नजर नहीं आती। जो इतनी दूर ले गया था कि इस्लामी कवानीन तो उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं, हाकमियत है अल्लाह की कहने की भी जरूरत उसकी भी जरूरत नहीं है। आपके आइन के तहत
سپریم کورٹ جو ہے اس کا جوڈیشل ریویو کا پاور جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور سپریم کورٹ اگر یہ دیکھتی ہے کہ کوئی بھی امینڈمنٹ یا ترمیم جو ہے وہ آئین سے متصادم ہے تو وہ اس کو کالعدم قرار دے آپ سکتی کیا ہے۔ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں نئے پاور کے مراکز کو ریزسٹ کیا جائے، کیا کر سکتے ہیں ریزسٹ؟ ڈس اوبے؟ ریزسٹ کرنے کا مطلب یہی ہے جو کہ وہ اب تک کرتے آ رہے ہیں پچھلے 3-3.5 سال سے، کہ آپ کسی چیز پہ عمل درآمد نہ کریں، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس لے آئیں، اور سپریم کورٹ جو ہے اس کو کراؤڈ کر دیں، کراؤڈنگ جسے کہتے ہیں، کہ ایک نہیں 50 کیس وہاں آ جائیں، اور سپریم کورٹ آج کو توقیر صادق کا کیس ہے، سب سے بڑا سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملے اور وہ الجھی رہے، اور فیصلے جو ہیں وہ کسی طریقے سے آنے ہی نہیں پائیں۔ اب یہ جو تنقید کی جاتی ہے کہ جی این آر او کا کیس جو ہے وہ اتنی جلدی سے، یا کنٹیمپٹ آف جو کورٹ ہے اس کا کیس اتنی جلدی سے کیوں سنا جا رہا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ آئین کو دیکھتے ہوئے اور ایشوز کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کی یہ ثوابدید ہے کہ وہ پرائرٹائز کرتی ہے لسٹ کو، کہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کی پرائرٹی ہے اور جن کو سن کے اس کا فیصلہ کرنا، جس سے کہ سسٹم جو ہے اچھا وہ فنکشنل رہے۔ اچھا یہ پرابلم جو اس لیے آ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے طریقے سے حکمرانی کرنا چاہتی ہے، اور میرا یہ بڑا کنسیڈرڈ ویو ہے کہ پاکستان میں جب سے ہم معرض وجود میں آئے ہیں، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرز تھے یا 50s کا دور تھا، اتھارٹیرین سٹائل آف گورننس سے ہم نے اس ملک کو چلایا ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 35 گورننس جنرل، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پریزیڈینشل سسٹم، اس کے بعد بھٹو صاحب کا آٹوکریٹک ڈیموکریٹک سسٹم، جیسے خالد بن سعید ہمارا پولیٹیکل سائنٹسٹ جو ہے اسے بوناپارٹسٹ کہتا ہے۔ اچھا اس میں سویلین سپریمیسی کو اسٹیبلش کیا گیا، اس وقت پاکستان کے معروضی جو حالات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے بعد ضیاء الحق صاحب آ گئے، اس کے بعد 8th امینڈمنٹ جو ہے اچھا وہ چلی، اچھا اس کے بعد 17th امینڈمنٹ سے موجودہ جو جمہوری سسٹم ہے وہ چلایا گیا ہے۔ مشرف کے دور میں اور موجودہ دور میں جو اس کے پہلے 3-3.5 سال ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے،